हाय एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी वाला पे। तो बच्चों, आज हम इकोनॉमी का अगला टॉपिक जो कि हमने कल कंप्लीट किया था, उसमें एक और बचा हुआ था, उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा नहीं हो पाया था, तो हम पहले सीओआर करेंगे। सीओआर के बाद में सेकेंड हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आईकॉर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, देन इन्वेस्टमेंट का रोल हमारी इकोनॉमी में क्या है, और फिर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी करेंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी जो है, ठीक है, वो इस तरह के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और यूपीएससी चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स को कम से कम, जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनको कम से कम इन चीज़ों पे नॉलेज हो ताकि वो समझ सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए इकोनॉमी की। तो आपको अगर इकोनॉमी की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये बेसिक टॉपिक आना चाहिए। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले कैपिटल आउटपुट रेशियो होता क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे दो शब्द आपको दिख रहा है, इसमें एक कैपिटल दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है आउटपुट। तो याद रखेंगे आप, कैपिटल और आउटपुट कहने का मतलब क्या है आम शब्दों में, कितना कैपिटल लगाने से कितना आउटपुट होगा। आप इसको आम शब्दों में समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग का व्यापार हो रहा है। अब अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने जा रहा है तो उसे सोचना तो पड़ेगा कि भाई मैं अगर 20 लाख रुपए लगा के कोई व्यापार कर रहा हूं तो उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा या उससे हमारी ग्रोथ क्या होगी। इसी प्रकार से इसको अगर समझेंगे तो इसमें भी हम देखते हैं कि कैपिटल और आउटपुट के बीच का रिलेशन यहां पे हमें पता चलता है। क्लियर है? जी हां, हमें इसके बीच का रिलेशन पता चलता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना चाहूंगा एक एग्जाम्पल देके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हमारी हमारी कंट्री में जो जीडीपी है उसका 32%, मतलब हमारी जीडीपी का 32% हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर है बच्चों? इन्वेस्टमेंट किया है अपनी इकोनॉमी का 32%, तो 32% बिकम द कैपिटल। गेटिंग माई पॉइंट? ये 32% हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। और मान लीजिए कि ये इकोनॉमी जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 2021-22 की। तो हमने ये आइडिया लिया कि 2021-22 में जीडीपी का 32% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया गया, वो हमारी कैपिटल हुई। और उसी साल हमने देखा कि जो हमें ग्रोथ हुआ है, ठीक है, वो हुआ है 8%। तो हमारा ग्रोथ 8% है, हमारी जीडीपी 32%, जीडीपी का 32% इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इससे कॉल निकालना चाहेंगे कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा, तो हम सीधे करेंगे 32/8। इसका मतलब हो गया 4 कहने का मतलब यह है कि अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था में 4 यूनिट कैपिटल लगाते हैं तो 1 यूनिट ही हम क्या कर पाएंगे बच्चों, प्रोडक्शन कर पाएंगे, आउटपुट हो पाएगा। समझ रहे हैं? मतलब हम 4 रुपए लगाकर 1 रुपए कमाएंगे। देसी भाषा में, बिजनेसमैन की भाषा में सीख लो, ठीक है। अगर कोई व्यापारी है, वो बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो चाहता है कि भाई मुझे अपने बिजनेस में कल को 10 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो उसे मालूम है 40 रुपए तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। जी हां, कहने का मतलब कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका एक, कहने का मतलब कि 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट पे 1 यूनिट का जो है वो आपको लाभ होने वाला है। क्लियर है? अब आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में अपनी इकोनॉमी की भाषा में देख लें। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी की भाषा कहती है कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे मोदी जी ने बोला कि मित्रों इस बार हम जीडीपी को 4% बढ़ाएंगे या जीडीपी में हम 4% की ग्रोथ लेकर आएंगे, तो मोदी जी ने तो बोल दिया, काम तो हो गया। लेकिन जो 4% की ग्रोथ होगी, उस 4% मतलब 4 आउटपुट लाने के लिए कितना करना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमें मालूम है कि हमारा जो आयकर है वो 4 चल रहा है, मतलब अगर हमें कितना भी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसका 4 गुना ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये होता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण। मान लीजिए कि एक व्यापारी है, वह एक जगह बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है। अब उसे किसी चीज की जरूरत है। अब एक व्यापारी शहर में, एक बिजनेसमैन शहर में बैठा हुआ है, तो शहर वाला जो बिजनेसमैन है
उसके लिए सभी चीजें पास हैं, लेकिन जो गांव में बैठा है उसे वहां तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। और अगर इंफ्रा डेवलप नहीं है, जैसे पहाड़ों पे चीजें महंगी क्यों मिलती हैं, क्योंकि वहां पे यातायात का जो सबसे कहते हैं कि कम कीमत वाला साधन है यातायात का, ट्रेन, वो नहीं पहुंच पाती है। वहां पे आपको कहीं ना कहीं रोडवेज की सहायता, मतलब रोड का सहायता लेना पड़ेगा। और हमें मालूम है यातायात में सिर्फ सबसे कम खर्चा लगता है, फिर ट्रेन है, और फिर आता है आपका थर्ड आपका रोडवेज। तो अब आपको रोड पे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, पहाड़ की चढ़ाई है, ट्रक को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ज्यादा फ्यूल लगेगा और आपको ले जाने का चार्ज बढ़ेगा। तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है लेकिन आउटपुट कम होने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कैपिटल आउटपुट रेशियो का डिस्कशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड है आईकॉर। आईकॉर जो है ना वो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है। ये बात करता है मार्जिनल इंक्रीज की। ठीक है, मार्जिनल इंक्रीज की बात करता है। ठीक है, इसमें रिलेशन किसके बीच में होता है बेटा, एनुअल इन्वेस्टमेंट, वार्षिक जो निवेश है, और एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी। क्लियर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक साल में होने वाले जो निवेश हैं, एक्चुअल निवेश जो एनुअली, और एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी, उससे हमारे यहां जीडीपी में क्या बदलाव आता है उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था का आयकर जो है, ठीक है, 2021-22 में जो हमारा आयकर है, एक मिनट, हाँ जी देखें, 2021-22 में जो हमारा आयकर है बच्चों, वो मान लीजिए 12 है। क्लियर है, 12 है। कहने का मतलब कि 12 आयकर का मतलब है एनुअल इन्वेस्टमेंट 12/1। अगर हमें जीडीपी के 1% को बढ़ाना है, एनुअली इंक्रीज करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट में 12, ठीक है, हमें 12 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम 12 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक जीडीपी बढ़ेगी। अब आयकर क्या हो गया, मान लीजिए 2022-23 में हमारा आयकर हो गया 10। अब आयकर अगर हमारा 10 हो गया तो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि हमारा अगर इन्वेस्टमेंट 10 होगा पूरे साल में, तो उससे हमारी जीडीपी जो होगी उसमें 1% का ग्रोथ आएगा। अब मुझे बताओ कौन सा सही है, कौन सा प्रॉफिट में, 12 रुपए लगा के 1 रुपए कमाना कि 10 रुपए लगा के 1 रुपए कमाना? सर ये ज्यादा सही लग रहा है। सर ये जो 10 रुपए लगा के ना हर साल 1 रुपए की ग्रोथ ना, ये अच्छा है। 12 रुपए लगा के सर 1 रुपए की ग्रोथ ना, ये अच्छा नहीं है। तो ये चीज यहां पे आपको क्या बताती है कि जब भी आयकर की वैल्यू कम होगी, उस देश की इकोनॉमी या जीडीपी उतनी तेजी से ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो किसी भी देश की इकोनॉमी, जीडीपी की ग्रोथ डिपेंड करती है उस देश में, उस स्थान पे, उस क्षेत्र विशेष में उसके आयकर पे। क्लियर है, अब आयकर को लेकर कुछ थ्योरी पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, The incremental capital output ratio explain the relationship between the level of investment made in the economy and the consequent increase in GDP। ठीक है, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश, उसका क्या स्तर है, और उससे उस देश की अर्थव्यवस्था में कंसिक्वेंट इंक्रीज, जो लगातार देश की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, इनके बीच में यहां पर रिलेशन आता है। सेकेंड पॉइंट यहां पे देखेंगे, आयकर इज अ मीट्रिक, ठीक है, दैट एसेसेस द मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेसेसरी फॉर द कंट्री। मतलब जो यह अनुमान लगाता है कि किसी देश के लिए कितना मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा चाहिए जिससे उस कंट्री में हम नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर लें। कहने का मतलब एक यूनिट जो है प्रोडक्शन का करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी कौन देता है बच्चों, इसके बारे में जानकारी देता है हमारा आयकर। ठीक है, ये थ्योरीज हैं, ये आपके ऑप्शनल में 2, 3, 4 या किसी भी ऑप्शंस में आ सकते हैं। यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ लोअर आयकर इज प्रिफर्ड एज इट इंडिकेट्स अ कंट्रीज प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट। क्लियर है, अब लोअर आयकर क्या कह रहा है, अभी मैंने आपको बताया था अगर आयकर हमारा 12 है
तो इसका मतलब 12 रुपए इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट प्रोडक्शन। और अगर आइकॉर 10 है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 10 रुपए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और 1 रुपए आउटपुट। अब ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ये ज्यादा अच्छा है, इसीलिए कह रहा है कि अगर लोअर आइकॉर होगा तो देश ज्यादा अच्छा होगा। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में एक एग्जांपल है, हम खूब पैसा बचा लें, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे आइकॉर 10 है, 12 है, और वहीं पे देखेंगे कि चाइना में आइकॉर 10 है। अब हमारे यहाँ एक आदमी 12 रुपए बचा के भी उतना ही कमाएगा जितना चाइना में 10 वाला बचा के कमाएगा। तो कौन सी इकोनॉमी अच्छी होगी? चाइना की। जाहिर सी बात है, क्योंकि आइकॉर कम होगा तो उतनी एफिशिएंट इकोनॉमी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सम क्रिटिक्स, आलोचना कैसे भूल सकते हैं? तो आलोचनाएं कहती हैं, कुछ क्रिटिक्स हैं आइकॉर को लेकर, लोग कहते हैं कि भाई ये जो आइकॉर है ना, ये लिमिटेड है, केवल डेवलपिंग नेशन की बात करता है, हम डेवलप्ड की तो बात ही नहीं करता है। मतलब हमारे यहां पे आइकॉर कहता है, ठीक है, आइकॉर जो है वो बोलता है कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना आउटपुट होगा। लेकिन वो इकोनॉमी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो अपने फेज में, अपने राइज पे है बच्चों, ठीक है, और डेवलप्ड इकोनॉमी अपने राइज पे है, अपने पीक पे है। तो बच्चों जो इकोनॉमी ही अपने पीक पे है, जिस इकोनॉमी में अपने आप इतना ज्यादा राइज है, क्लियर है, उस इकोनॉमी जहां पे उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पीक पे वर्क कर रहे हैं, जहां पे इंफ्रा डेवलप हो ही चुका है, फैक्ट्री अपना पोटेंशियल लेवल पे वर्क कर रही हैं, उन जगह पे आइकॉर वर्क नहीं करेगा, जो कि क्लियर है, क्योंकि उनके लिए उनकी इकोनॉमी क्षमता के आधार पे काम कर रही है। आइकॉर की जरूरत किसको है? हम जैसे देशों को, विकासशील डेवलपिंग नेशन, जिन्हें यह पता करना होता है कि भाई कितना पैसा लगाऊं तो कितना ग्रोथ होगा, क्योंकि हमारे यहां पे अभी भी इन्वेस्टमेंट का वो लेवल नहीं है, अभी भी हमारे यहां पे इन्वेस्टमेंट को लेकर चैलेंजेस आते हैं, क्लियर है। अभी भी हमारे यहां रोडवेज नहीं है, कई जगहों पे रोड नहीं पहुंची है। अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अभी रोड डेवलप हो रहे हैं, पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, हमारे यहाँ पे जो ट्रेन है उन पे फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम गुड्स ट्रेन डेवलप करें, बहुत तेजी से चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं। तो अभी हमारे पास करने को बहुत है, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी में सब कुछ हो चुका है। तो वही ये पॉइंट कह रहा है कि हैव सजेस्ट दैट the use of ICOR is limited as it favor developing countries that can increase infrastructure and technology. यूज ऑफ अगर आप देखेंगे तो इसी का यूज एज अपोज टू डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री के लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो तो पोटेंशियल पे उनको बता के करेगा क्या, वो अपनी पोटेंशियल पे काम कर रही है, ठीक है। अगर आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जितनी भी मशीनें हैं वो सब मशीन मिला के 100 जीन्स बना सकती है, जीन्स की बात कर लें, जीन्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो 100 जीन्स प्रोड्यूस कर सकती है, अभी वो 50 कर रही है, तो अभी उसकी क्षमता कितनी है? 50 और है। तो उस कंपनी का मालिक और पैसा लगाएगा, और पैसा लगाएगा, उसको 100 तक ले जाएगा, उसके पास में ऑप्शंस हैं। लेकिन वहीं एक जो फैक्ट्री है उसका मालिक, उसके यहाँ 120 जीन्स बन सकती है, और वो 120 जीन्स बना भी रहा है या 110 बना रहा है, तो उसके लिए इसका कोई भी मतलब जो आंकड़ा है उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। इसीलिए डेवलप्ड नेशन कहते हैं कि आइकॉर फेवर ओनली डेवलपिंग कंट्री, मतलब इसकी गणना उन्हीं के लिए करना चाहिए, हमारे लिए ये किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो ये एक पॉइंट हम लोगों का यहां पे क्या हुआ, खत्म होता है। अब आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। कैपिटल इंफॉर्मेशन इन अ कंट्री विल नेसेसरली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब अगर किसी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी निर्माण होगा, क्लियर है, तो वो किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो नेसेसरली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, उससे क्या होगा? इंक्रीज इन आइकॉर होगा, डिक्रीज इन आइकॉर होगा, या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। 3 ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है ए 1 and 3, बी 2 and 3, और सी 3 ओनली, और डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। आप इसको एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब आते हैं आगे टॉपिक पे, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ना, ये कहता है कि इन दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम द फॉलोइंग इकोनॉमिक एंटिटीज पार्टिसिपेट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, हाउस होल्ड और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सभी हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोड्यूसर जो फैक्ट्री का मालिक है, जो उत्पादन कर रहा है, जो भी प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर जो खरीद रहा है, डिमांड कर रहा है। हाउस होल्ड जो परिवार है, ठीक है, सभी के परिवार है, यहाँ पे प्रोड्यूसर का भी हाउस होल्ड होगा,
कंज्यूमर का भी होगा और वहीं पे गवर्नमेंट का भी रोल होता है। क्लियर है? और इन्हीं को लेकर अगर हम देखेंगे तो दीज डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज कैन बी ग्रुप इनटू 4 पार्ट। ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड ओपन इकोनॉमी। बच्चों ओपन इकोनॉमी से यहां पे मतलब यह है कि जो देश आयात और निर्यात करते हैं उन देशों को हम यहां पे ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों, ये हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किस प्रकार से हमारे यहां पे आय जो है ना हमारी इकोनॉमी में मूव करती है, इनकम का मूवमेंट कैसा है। ठीक है, वो एक बार देखना जरूरी है। देखेंगे, हमने अभी एग्जांपल लिया 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब हमने यहां पे लिया है हाउस होल्ड और दूसरा लिया है फर्म, जो हमारी फर्म है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें पहला स्टेप आप अगर देखेंगे तो पहले कुछ मत ध्यान दीजिए, पहला ये ध्यान दीजिए फैक्टर ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? देखिए ये जो हाउस होल्ड है ये फर्म को फैक्टर सर्विस देता है। व्हाट इज फैक्टर सर्विस? लैंड, लेबर, ठीक है, क्लियर है, कैपिटल, और अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इंटरप्राइज। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, ये 4 चीजें हमारे यहां पे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्लियर है? हाँ, इतना तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब अगर ये 4 चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि कोई भी बंदा, अगर मैं यहां पे लिख के बताऊं आपको, ठीक है, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब देखेंगे अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हमारे यहां पे जमीन दे रहा है तो भी हाउस होल्ड का ही तो होगा, उसे हाउस होल्ड से बाहर तो देश निकाला तो है नहीं, कोई व्यक्ति हाउस होल्ड का ही होगा जो जमीन देगा। अच्छा, लेबर, यहीं में से लोग निकल कर आएंगे, लेबर का काम करेंगे। कैपिटल, इन्हीं में से लोग आएंगे जो अपना पैसा बैंक में जमा करेंगे, जो कैपिटल बनेगा, पूंजी बनेगी। ठीक है, इंटरप्रेन्योर, या इनमें से कुछ लोग अपना पैसा भी लगाएंगे। इंटरप्रेन्योर जो सोचेगा नया करने की, मान लीजिए मुझे व्यापार करना है, ठीक है, तो मुझे व्यापार करना है तो मैं इंटरप्रेन्योर हो गया, बिजनेस चालू करना है। और जमीन, अब जमीन के लिए मैं क्या करूंगा? मैं किसी से जमीन लूंगा, वो भी कौन है यहां पे? तो मान लो मैं इंटरप्रेन्योर हूं, मैं यहां से सबसे पहले निकला और मैंने सोचा कि मैं मोबाइल को बनाऊंगा, मोबाइल को प्रोड्यूस करूंगा, मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट डालूंगा, अपना मोबाइल लॉन्च करूंगा अपने नाम से। तो मैंने यहां पे अपनी फर्म डाल दी। अब इस फर्म में मैंने अब मोबाइल फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, वो हाउस होल्ड से ले ली, तो पहली चीज आ गई लैंड। हमें उस पर काम करने के लिए लेबर चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर चाहिए, तो हमें लेबर भी यहां पे मिल गया। सेकंड आप देखेंगे लेबर के अलावा पढ़े लिखे लोग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर, वो भी हमारे हाउस होल्ड से आ गए, तो ये सभी चीजें हमारी फर्म में आ रही हैं। फिर मुझे पैसा चाहिए, मैंने बैंक से पैसा ले लिया, तो वो चीज भी हमारे यहाँ पे आ गया, या हमारे पास में कुछ और लोग थे, मैंने उनसे पैसा लिया, या मेरे पास पैसा तो वो पैसा लगाया। इस प्रकार से आप देखेंगे चारों चीजें जो मिलती हैं इकोनॉमी में वो हाउस होल्ड से जाती हैं फर्म के पास में। अब फर्म क्या देगा इसके बदले? अब मैंने मोबाइल बनाया तो मैं इनको क्या दूंगा भाई? तो ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है इसको मैं रेंट दूंगा, तो देखो हम फैक्टर पेमेंट करेंगे। अब फर्म इसके बदले में क्या पे करेगा बच्चों? फैक्टर पेमेंट। दिख रहा होगा आपको? हाँ, तो पहला रिलेशन क्या हुआ? फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और सेकंड वाले में क्या हुआ? फर्म टू हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट। पहला, जिसने जमीन दी उसको हम क्या देंगे? रेंट देंगे। जो लेबर है उसको क्या देंगे? वेज देंगे। जो कैपिटल है, पूंजी, ठीक है, उस पर हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, ब्याज। और जो इंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, जो उद्योग करने वाला है, उसे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा बेटा? प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें यहां पे आई। अब ये हाउस होल्ड के पास इनकम हो गई, तो हाउस होल्ड की मदद से फर्म ने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन के बदले इनको इनकम मिली, और इस प्रकार से अब इनके पास पैसे आ गए। अब पैसे आए हैं तो रख के पूजा तो करना नहीं है कि भाई सब पैसे रख दिए, अगरबत्ती लगा रहे कि नहीं भाई बहुत पैसा है, आज लक्ष्मी जी वहां पूजा वूजा शुरू करेंगे और उसके बाद यही रखेंगे, अब खर्चा करेंगे नहीं भाई, भूखे रह जाओगे। आपको खर्च करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुरू होगा। क्लियर है? अब हम उपभोग शुरू करेंगे, कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे। अब उपभोग कैसे स्टार्ट होगा? देखो भाई, हमने यहां से जो भी पैसा लिया उस पैसे को खर्च करेंगे, और यही जो हमारे यहाँ फर्म है ना, जो चीजें बना रही उनको खाएंगे। अब मेरे पास पैसा आ गया तो मैंने कपड़े खरीद लिए, मैं कहीं किराए पे रहता था मैंने रेंट दे दिया, मेरे पास में कार है तो मैं उसमें डीजल पेट्रोल के लिए पैसे खर्च कर रहा हूं, तो मैं ये सारे पैसे फिर दोबारा क्या करूंगा? खर्च करूंगा। फिर मेरे पैसे दोबारा जाएंगे, और मेरे जो पैसे मैं खर्च करूंगा उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विस। ठीक है,
गुड्स एंड सर्विस। अब 1 मिनट के लिए कंडीशन मान लो, कंडीशन मान लो कि हम लोग पैसे बचाते ही नहीं हैं, हम अपनी इकोनॉमी में पैसा नहीं बचाते हैं, तो क्या होगा? आइए, हमने सर्विस दी, इन्होंने इनकम दी, हमने सारे पैसे खर्च कर दिए, इन्होंने गुड्स दे दिया, क्या बचत हुई? नहीं हुई। अब मान लीजिए कि प्रोडक्शन होता है 100 रुपए का, ठीक है, तो 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, तो हमने इनको सर्विस दी, इन्होंने 100 रुपए दिया, हमने पूरे 100 रुपए देके खर्च कर दिया और 100 रुपए गुड्स और सर्विस ले लिया। अब जब गुड्स और सर्विस ले लिया तो फिर हम अगली बार जाएंगे और फिर अगली बार आएंगे। बच्चों, इकोनॉमी उसी 100 रुपए में घिर जाएगी, 100 से ऊपर नहीं बच पाएगी। तो फिर एक कंसेप्ट आया, जब इकोनॉमी 100 से ऊपर बच ही नहीं पाएगी तो एक कंसेप्ट आता है बच्चों, उसके बारे में मैं यहां पे आपको डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखें, अब इसमें कंसेप्ट क्या आएगा, थोड़ा सा देखना। यहां पे कंसेप्ट ये आएगा कि अगर हमने पैसे नहीं बचाए, भाई पैसे बचे ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो अब यहां पे क्या करोगे आप? अब यहां पे जो हाउस होल्ड है, अगर उसने 100 रुपए कमाए हैं, उसमें से 80 रुपए खर्च किया और 80 रुपए खर्च करके हमने 20 रुपए बचा लिया, इस 20 रुपए को हमने बैंक में दिया और बैंक ने 20 रुपए को इन्वेस्टमेंट बना दिया। बताइए बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बैंक किसी को लोन देगा, जी हां, तो क्या 20 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ? मतलब हमारी इकोनॉमी में एक्स्ट्रा 20 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए आए, जी हां, और एक्स्ट्रा 20 रुपीज जब इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे तो हमारे यहां पे प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा 20 होगा, मतलब प्रोडक्शन जो होगा ना वो भी एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। कितने रुपए का होगा? 20 रुपीज का होगा। ये बहुत जरूरी है। तो अगर इकोनॉमी में हम लोग खर्च करते हैं, बचाते कुछ नहीं है, तो जितना आया उतना गया, इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं होगी। बट इफ यू वांट, रियली यू वांट कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो, तो बच्चों इकोनॉमी की ग्रोथ कब हो पाएगी? इकोनॉमी की ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आपके पास जो पैसा आ रहा है ना, ठीक है, जो भी मनी आपके पास आ रहा है ना, उसका कुछ पार्ट आप बैंक में जमा करोगे, आप सेव करोगे, और जब सेव करोगे तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और वो एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, और फिर हमारे पास में ज्यादा पैसा आएगा, फिर हमें सेव करना है, ऐसे हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो का, और इसी इकोनॉमी, इसी सर्कुलर फ्लो से हमारे यहां पे कौन सी इकोनॉमी आती है? मनी इकोनॉमी। क्लियर है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो इन सभी चीज को साथ में नोट करते चले, रफ बनाएंगे तो मजा आएगा। क्लियर? अब यहां तक तो ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब यहां पे कुछ और फैक्ट है इसके बारे में, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या कहता है, सेविंग अगर होगी, अगर सेविंग है तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स होगा। हम सभी को मालूम है कि अगर हमने 20 रुपीज सेव किया था तो 20 रुपीज इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है बच्चों, 20 रुपीज इन्वेस्टमेंट होगा, और जो 20 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा तो 20 रुपए हमारे यहां पे क्या करेगा? ठीक है, हमारे यहां पे फैक्ट्री ओपन करेगा, मशीनरी लगेंगी, प्रोडक्शन होगा, और जब ये सारी चीजें होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। किसी भी इकोनॉमी में जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होगा। कैपिटल गुड्स मतलब वो वस्तुएं जो उत्पादन में सहायक होती हैं, जो प्रोडक्शन करती हूं, जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हर साल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगी। एक नया व्यापार शुरू करने के लिए नया पैसा चाहिए, और उसमें आप नया व्यापार चालू करोगे, मशीनरी सेटअप करोगे, तो वो पैसा कहां से आएगा? इन्वेस्टमेंट से ही आएगा। वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? सेविंग से, ठीक है। और ये तभी होगा जब हमने ये मान लिया है कि गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। ये कंडीशन है, व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। इनका रिलेशन मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इनको हटा दो। अभी बस ये समझो हाउस होल्ड है और फर्म है, इन्हीं के बीच में इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, ग्रेटर द सेविंग इन द, अच्छा सॉरी, यहां पे देखेंगे, तो इफ एन इकोनॉमी वांट टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स देन इट विल हैव टू सेव मोर आल्सो। अब मान लीजिए कि किसी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो नियम क्या बनता है? उस इकोनॉमी को उससे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? मतलब सेव करना पड़ेगा। अगर किसी इकोनॉमी को बहुत ग्रोथ करनी हो तो सेविंग अच्छी रखनी पड़ेगी, अगर सेविंग अच्छी नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। एक पहला कंसेप्ट तो ये है। आगे देखेंगे, यहां पे आपको समझ ही आ गया होगा कि ग्रेटर द सेविंग इन द इकोनॉमी ग्रेटर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स। इट मींस हायर द सेविंग, सेविंग जितनी ज्यादा होगी, बचत जितनी ज्यादा होगी, हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट, और उतना ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा।
क्लियर है? तो ये आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में रिलेशन पता चल गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वही पैसा बनेगा सेव होगा। अगर हमने ये लास्ट स्लाइड में आपने देखा था, ठीक है, कि अगर हमने उस तरीके से अगर हमने जो लेन देन किया था, अगर हम पूरा पैसा खर्च कर दे, बचाए ही ना, तो फिर इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगा। इन्वेस्टमेंट कब बनेगा? जब यहां पे चीजें डेवलप होंगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। दिस शोज दैट इफ एन इकोनॉमी वांट टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, ये बताता है कि अगर कोई इकोनॉमी मोर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है, अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करना चाहता है फ्यूचर ईयर्स में, भविष्य में, देन इट मस्ट प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोई इकोनॉमी चाहता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहे, तो आपको प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ेंगी, और प्रोडक्शन यूनिट के लिए क्या चाहिए बेटा? इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट विच इन टर्न इंप्लाइज दैट द इकोनॉमी शुड सेव मोर, जो ये बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, आय को बढ़ाना है, तो इकोनॉमी को सेव करना पड़ेगा, बचत करना पड़ेगा, सेव ज्यादा करना पड़ेगा। ये हो गया कंसेप्ट। अगला देखेंगे, हायर द सेविंग्स हायर विल बी द कैपिटल गुड्स। अगर सेविंग ज्यादा होगी तो कैपिटल गुड्स भी बहुत तेजी से डेवलप होगा। प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी विच विल इंड्यूस द इकोनॉमी ऑन अ हायर ग्रोथ पाथ, और इससे इकोनॉमी क्या हो जाएगी? तेजी से ग्रोथ करेगी। अब मान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी अगर अभी करंट में ग्रोथ कर रही है, ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब सिंपल सा क्या दिमाग लगाएंगे? अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है? सेविंग हो रहा होगा। जी हाँ, सेविंग होने के अलावा हमारा आयकर जो होगा वो क्या होगा? लो होगा, क्योंकि आयकर लो होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट का पैसा लगेगा, उतना आउटपुट आएगा। अगर आयकर बढ़ गया तो एफिशिएंसी कैसी? हम कितना भी सेव कर लें, फॉर एग्जाम्पल आयकर 12 है, 12 रुपए लगा के 1% का ग्रोथ हो रहा है, और अगर हमने आयकर 8 कर लिया तो 8 रुपए में 1% की ग्रोथ करेंगे, तो आयकर जितना कम होगा उतनी ही सेविंग इफेक्टिव होगी। तो पहला आपको मालूम चल गया, सेविंग हो रहा है, आयकर लो है, ठीक है, और सेकेंड चीज हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। कैपिटल गुड्स, इन शॉर्ट वी कैन से इन दोनों को मिला सकते हैं। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो कहता है, ठीक है, कुछ डेटाज जो आपको बताता है, जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा एफिशिएंट, आपके नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे। क्या डेटा कहता है? व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ था, आवर इकोनॉमी वाज प्रोड्यूसिंग 95% कंजम्पशन गुड्स। मतलब हम अपने पैसे का 95% खर्च कर देते थे, कंज्यूम कर लेते थे, ओनली 5% हम सेव करते थे, ठीक है, और यही 5% क्या बनता था? कैपिटल गुड्स। इसका मतलब सेविंग हमारी कितनी थी? केवल 5% थी। क्लियर है? हाँ। अब क्या हुआ? 2019-20 का डेटा है, इंडिया सेविंग वॉज अराउंड 28%। भारत की जो सेविंग है वो कितनी है? 28%। किसकी? जीडीपी की। विच मीन्स इंडिया वॉज प्रोड्यूसिंग अराउंड 72%। जिसका मतलब है कि इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है? करीब 72% प्रोड्यूस कर रहा है। 72% कंजम्पशन गुड्स एंड 28% कैपिटल गुड्स, मतलब इन्वेस्टमेंट। कितना अच्छा कंसेप्ट है। आपको पता चल रहा है कि जितना हमारी सेविंग होगी उतना ज्यादा इनकम होगा। अगर हम अभी इंडिया सेविंग 28% है, तो बाकी 100 में कितना बचा? 72। तो 72% हमारे यहाँ पे क्या है? हम केवल कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसका मतलब 28% हमारी सेविंग क्या बन जाएगी? हमारा इन्वेस्टमेंट। अब आपको लगेगा कि सर ये डेटा तो ठीक है, क्या ये कम है? हाँ, कम है एज कंपेयर टू अदर नेशंस, खासकर डेवलप्ड नेशंस या डेवलपिंग नेशंस में। अगर आप देखेंगे चाइना, खैर वो डेवलप्ड ही है, नाम के लिए वो WTO को झूठ बोलता है कि मेरा नाम एक बार कर दीजिए डेवलपिंग में, ठीक है। यहां पे देखेंगे, चाइना हैज कंसिस्टेंटली बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 40% कैपिटल गुड्स। बताइए, अब ये 40% तो सेव कर रहा है, और अगर वो 40% सेव कर रहा है तो उसकी जीडीपी ज्यादा होगी कि हमारी? इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी 40% तो सेविंग है और हमारी 28% सेविंग है। तो चाइना के बढ़ने के पीछे रीजन यही है कि चाइना में 40% आप बचा रहे हो, बैंक में रख रहे हो, बैंक लोन दे रहा है, लोन से निवेश हो रहा है, निवेश से नई चीजें डेवलप हो रही है और कारखाने लग रहे हैं
और विकास हो रहा है। अब आप बता दो, इसीलिए हम अभी पीछे हैं और चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वरना बच्चों 1980 के आसपास का रीजन मैं आपको बता रहा हूं, 1980 में चाइना हमसे पीछे था। अचानक से बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सेविंग है वो 28% और चाइना का क्या है 40% है। क्लियर है? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोगों को कवर करना था। अब आपको इससे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में यहीं तक। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।